आज हम पढ़ेंगे वेस्कुलर डिजीज़। वेस्कुलर डिजीज़ क्या होता है? वेस्कुलर डिजीज़ का मतलब है जितने भी हमारे वेसल्स हैं, उस वेसल्स के कारण या उस वेसल में जो भी दिक्कतें आती हैं या उससे जुड़ी हुई जो भी डिजीज़ होती हैं, उनके बारे में हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले तो हमें ये जानना पड़ेगा कि वेसल होती कितनी तरह की हैं। वेस्कुलर डिजीज़ का मतलब है कि वेसल से जुड़ा हुआ जो भी डिजीज़ है। तो वेसल कितनी तरह की होती हैं? जनरल हम बात करें तो वेसल हमारे बॉडी में मेनली 2 तरह की होती है। कितने तरह की होती है? 2 तरह की। एक होती है ब्लड वेसल और एक होती है लिम्फ वेसल। ठीक है? तो जो भी डिजीज़ या तो ब्लड वेसल से या लिम्फ वेसल के वेसल में हो, यानी कि ब्लड के वेसल में हो या लिम्फ के वेसल में हो, तो उसी डिजीज़ को हम वेस्कुलर डिजीज़ बोलते हैं। चाहे वो वेसल किसी का भी चीज़ हो। ब्लड जिसमें चलता है वो ब्लड वेसल कहलाता है और जिसमें लिम्फ चलता है उसे लिम्फ वेसल बोलते हैं। तो ब्लड वेसल्स ये 2 तरह का होता है। एक होता है आर्टरी और दूसरा होता है वेन। आर्टरी किसको बोलते हैं, वेन किसको बोलते हैं? देखिए, आर्टरी का मतलब होता है कि जहाँ जो ब्लड को हार्ट से, हार्ट के 4 चैम्बर है ना, जो भी वो वाली आर्टरी, वो वाली वेसल्स जो ब्लड को उसके चैम्बर से, ब्लड के जो सॉरी हार्ट के जो 4 चैम्बर है, उसके 4 चैम्बर में से किसी एक चैम्बर से, हालांकि 2 ही चैम्बर से ब्लड जाता है, 2 में तो आता ही है। तो जिसमें ब्लड जाता है पूरे बॉडी में फैलता है, तो जो ये 4 चैम्बर की अगर हम बात करें, ब्लड कैसे, हार्ट की 4 चैम्बर है। पहला ये राइट एट्रियम, ये राइट वेंट्रिकल, ये लेफ्ट एट्रियम और ये है लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट। तो इसमें सुपीरियर वेना कावा, ये इन्फीरियर वेना कावा इधर से। तो जो भी सुपीरियर वेना कावा या इन्फीरियर वेना कावा से राइट एट्रियम ब्लड आया, राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल से सीधा गया लंग्स में, और लंग्स से जो भी गंदा ब्लड था, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड था, वो बाहर निकल गया, उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड, और उसके अंदर ऑक्सीजन मिलके वो ब्लड सबसे पहले आया किसमें? लेफ्ट एट्रियम में, और फिर लेफ्ट एट्रियम से लेके लेफ्ट वेंट्रिकल में आया। तो आर्टरी उसको बोलते हैं कि जो लेफ्ट वेंट्रिकल में जो ब्लड आया, इस लेफ्ट वेंट्रिकल से जो भी ब्लड जिस रास्ते से, जिस वेसल से होके जाएगा, उसी सब चीज़ को हम बोलेंगे आर्टरी। और जिसमें राइट एट्रियम में जिस वेसल से जो राइट एट्रियम में ब्लड को आने के लिए कोई भी, चाहे छोटी से छोटी वेसल हो चाहे बड़ी से बड़ी वेसल हो, कोई भी वेसल जो राइट एट्रियम में सीधा, चाहे सीधे रूप में यानी डायरेक्टली या इनडायरेक्टली रूप में राइट एट्रियम में ब्लड के लाने का काम करता है, यानी जो गंदा खून लाने का काम करता है, उसको हम बोलते हैं वेन। ठीक है ना? यानी कि जो 2 तरह से आप कह सकते हो वेन या आर्टरी की डिफिनीशन में। पहला किस तरीके से कि कोई भी वेसल ब्लड वेसल में कोई भी ऐसा वेसल जो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली रूप से राइट एट्रियम में ब्लड को लाता हो या लाने में मदद करता हो, उसको हम वेन बोलेंगे। और जो लाता है उसके अंदर वो ब्लड की जो क्वालिटी होती है खराब होती है, दैट मीन्स उसके अंदर गंदगी होती है। उसके अंदर गंदगी के रूप में मेनली कौन सी चीज़ होता है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस होता है। तो इसको हम ऐसे ही बोलते हैं दूसरी तरह से कि जिस खून में या जिस ब्लड वेसल्स में गंदा खून चलता है, या जिस ब्लड वेसल्स में डीऑक्सीजनेटेड या कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड चलता है, उसको हम क्या बोलते हैं? वेन बोलते हैं। लेकिन इसका प्रॉपर अगर डेफिनेशन अगर आप देखोगे तो हम इसको ये बोलते हैं कि ब्लड वेसल्स में वो सारी वेसल्स, चाहे वो पतली से पतली हो, बड़ी से बड़ी हो, मोटी से मोटी हो, चाहे वो सेंट्रल वेसल हो चाहे पेरिफेरल वेसल हो, कोई सा भी वेसल जो सीधा का सीधा राइट एट्रियम में ब्लड को लाने का काम करती है, या सुपीरियर वेना कावा में या इन्फीरियर वेना कावा में ब्लड को छोड़ती है, या उसके मदद से राइट एट्रियम में ब्लड आता है, उसको हम क्या बोलते हैं? वेन बोलते हैं। और जो लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड को निकालता है, और या लेफ्ट वेंट्रिकल से जो भी ब्लड जाता है उसके रास्ते में जो भी चलता है,
या उसका वो पूरा रास्ता जो लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड निकल रहा है, उसके रास्ते से जो भी ब्लड चल रहा है या जिस रास्ते से, उस सभी रास्ते को क्या बोलते हैं? आर्टरी बोलते हैं। तो आर्टरी का मतलब हम दूसरी तरह से ये भी बोल सकते हैं कि लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर जो ब्लड आता है वो कैसा होता है? ऑक्सीजन वाला, ऑक्सीजन मिला हुआ रहता है, साफ खून होता है। यानी जिसके अंदर साफ खून चलता है या जिसके अंदर ऑक्सीजन मिला हुआ खून चले जिस रास्ते में, जिस वेसल में, उसको क्या बोलते हैं? आर्टरी बोलते हैं। समझ में आया? तो और लिम्फ वेसल क्या होता है? लिम्फ वेसल का मतलब होता है कि एक ऐसा वेसल जिसके अंदर लिम्फ चलता हो। मैंने बताया ना कि 3 तरह के हमारी बॉडी में चैनल है। एक है ब्लड का चैनल, एक है लिम्फ का चैनल और तीसरा है नर्व का चैनल, है ना? नर्व चैनल जो हमारी पूरी बॉडी में नर्व फैला हुआ, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के सहारे। ठीक उसी तरह से हमारी बॉडी में एक तरल पदार्थ ब्लड के अलावा जो थोड़ा सा हल्का सा पतला होता है या तो कहीं थोड़ा सा गाढ़ा होता है, ना बहुत ज़्यादा गाढ़ा ना बहुत ज़्यादा पतला, जैसे कि हमारा नाक से जो वो निकलता है, सेक्रेशन निकलता है, उस तरह के नेचर का होता है, उसको हम लिम्फ बोलते हैं। और उसका भी अपना एक पूरा चैनल है, उसका भी चलने का एक वेसल है। तो उस वेसल को भी हम क्या बोलते हैं? लिम्फ वेसल बोलते हैं। तो वैस्कुलर डिजीज़ का मतलब है कि हमारी बॉडी के अंदर जितने भी वेसल्स हैं, उस वेसल्स में होने वाली बीमारी या उस वेसल से जुड़ी हुई जितनी बीमारी है, जितनी डिजीज़ है, उन सभी डिजीज़ को हम क्या बोलते हैं? वैस्कुलर डिजीज़ कहते हैं। अब ये वैस्कुलर डिजीज़ है, इसके बारे में जानने से पहले कुछ हमें टर्मिनोलॉजी को समझना होगा। कुछ कारण होते हैं जिसके कारण से ये वैस्कुलर डिजीज़ होता है। अब ये कैसे होता है, अगर हम इसके बारे में ज़रा ध्यान दें, तो पहले हमें समझना होगा कि वेसल्स होती कैसी है। अगर हम आर्टरी या वेन्स को बोले तो सिंपल आर्टरी बोलो या वेन बोलो। ये एक आर्टरी मैंने लिख दिया, ये वेन हो गया। कुछ भी हो तो क्या है ये? जस्ट लाइक ट्यूब, एक ट्यूब ही तो है, एक पाइप के ही जैसा है। अगर इसमें बीमारी होगी या इससे जुड़ी हुई बीमारी होगी तो क्या हो सकता है? मान लो यहाँ पे एक सेल है जिसको यहाँ पे सप्लाई करनी है, राइट? और यहाँ पे एक सेल है जहाँ से ये ब्लड आएगा और इसमें जहाँ ब्लड जाएगा, ठीक? अब इससे ब्लड जा रहा है और इससे ब्लड आ रहा है। हमने इसको जिससे जा रहा है उसको हमने आर्टरी बोला और जिससे आ रहा है उसको हम वेन हमने बोला, यही बोले ना? अगर हम आर्टरी की बात करें तो इससे जब ब्लड जा रहा है तो बीमारी वैस्कुलर डिजीज से होती कैसे है, ये बात समझते हैं। यहाँ पे ऑक्सीजन को सप्लाई करने के लिए, यानी कि बीमारी का मतलब क्या है? या तो इस रास्ते में पूरी तरह से कहीं खराबी आ जाए या फिर जहाँ पे ये पहुँच रहा है वो पहुँच ही ना पाए। अगर इसमें खराबी हो जाए तो भी वैस्कुलर डिजीज है, या इसके खराबी के कारण जो आगे जहाँ पे सप्लाई होना चाहिए, सप्लाई चेन में अगर गड़बड़ी के कारण आगे जहाँ पे न्यूट्रिशन ब्लड की सप्लाई होनी चाहिए, अगर वहाँ पे बाधा हो रहा है तो इसी के ऊपर तो डिपेंड कर रहा है इसका जीना, इसका जीवन, इसका लाइफ इस रास्ते के ऊपर डिपेंड कर रहा है। इसके अंदर बहने वाली जो चीज़ है वो इस रास्ते के ऊपर डिपेंड कर रहा है। अगर ये रास्ता ख़राब हो जाएगा तो इसके अंदर बहने वाली जो चीज़ है, जो ट्रांसपोर्ट का काम कर रहा है, वो ट्रांसपोर्टर ही नहीं जा पाएगा। जब ये ट्रांसपोर्टर नहीं जा पाएगा तो फाइनली इसके पास जो पहुंचना चाहिए और वो ब्लड, न्यूट्रिशन, ऑक्सीजन जो भी कंटेंट इसके पास पहुंचनी चाहिए वो नहीं पहुंचेगा। तो इसका मतलब है कि इसके अंदर कहीं ना कहीं गड़बड़ी होती है, ठीक है? ठीक उसी तरीके से इसके अंदर मान लो ये सेल है, इसके अंदर जब ये मेटाबॉलिज्म हुआ, ये सेल ने ऑक्सीजन ना न्यूट्रिशन सारा खाना पीना लेता, खाता पीता है, तो उसके बाद यहाँ से गंदगी भी तो पैदा होगा। अब इस गंदगी को अगर यहीं पड़ा रहेगा तो ये गंदगी इसके अंदर सड़ाएगा नहीं, इसको मार देगा, जहर बन जाएगा। तो इसको निकलना भी जरूरी है, तो एक ट्रांसपोर्टर चाहिए और ट्रांसपोर्टर क्या है? ब्लड है। और ब्लड को हर एक ट्रांसपोर्ट को चलने के लिए एक रास्ता चाहिए होता है ना। तो जब इसको चलने के लिए तो फिर ये इसका रास्ता है वेन। जब ये वेन से आएगा और मान लो इस रास्ते में फिर यही यानी कि इसी वेन में अगर कहीं दिक्कत आ जाए तो क्या ये वाला जो गंदगी है वो आ पाएगा? वो तो रुक जाएगा, गाड़ी यहीं पे रुक जाएगी, ये तो चल ही नहीं पाएगा। अब सारा की सारा गंदगी यहीं इकट्ठा होता चला जाएगा और ये तो बनाया जा रहा है कॉन्टिन्यूसली। ये तो एक तो फैक्ट्री लगा हुआ है, गंदगी पैदा कर रहा है, ये अच्छी चीज़ें पैदा कर रहे तो बुरी चीज़ें पैदा हो रही है, वेस्ट प्रोडक्ट। तो वेस्ट इसका कहाँ जाएगा? कौन लेके आएगा? तो जो भी लेकर आएगा वो तो रास्ता ही ब्लॉक है।
रास्ते लाने वाले में तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। तो वैस्कुलर डिजीज का सिंपल सा मतलब है इसी रास्ते से जुड़ा हुआ कोई परेशानी। अब इस रास्ते में परेशानी किस तरह की होती है, ये बातें समझते हैं। देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करें आर्टरी और वेन्स की, दोनों के दोनों एक मांसपेशिया का मिलके बना होता है। किस चीज़ का? मांसपेशिया का। और वो मांसपेशिया एकदम स्मूथ सी होती है। हर एक मांसपेशिया से कुछ न कुछ रास्ता बनता है, यानी कि वेसल्स बनता है। अगर हम एक वेसल्स की बात करें यहाँ पे, तो इस वेसल्स को बनने के लिए कई सारे लेयरों की ज़रूरत पड़ती है। सबसे पहले एक नीचे एक बेस लेयर की ज़रूरत पड़ती है। जैसे कि घर बनाते हैं तो हम सबसे पहले नीचे देखते हो ना, मिस्त्री जो घर बनाते हैं तो एक लेयर लगाते हैं, और जिसको हम बोलते हैं ना पूरा एक नॉर्म, जो एक वो बेस उसका होता है जिसके ऊपर कूटते हैं। हाँ, फिर उसके ईंट ईंट वीट वगैरह जोड़ते हैं, बोलते हैं ना नींव डालते हैं, कुर्सी जिसको बोलते हैं या नींव डालते हैं। तो जो सबसे बेस लेयर होती है वो, फिर उसके ऊपर ही आगे की चीज़ें वो बनाते हैं, फिर कुर्सी डालते हैं, फिर ऊपर से अपनी की चीज़ें जो जोड़ना होता है वो जोड़ जाड़ करते हैं। ठीक उसी तरीके से जब ब्लड की जो वेसल्स बनती है, तो सबसे पहले नीचे जो नीचे एकदम कूड़ा कचरा बिछाते नहीं है, ईंट के टुकड़े बिछा के मरम्मत करते हैं, तो जस्ट लाइक वो समझ लो, जिसके ऊपर आगे की सारी ईंटें खड़ी होनी है। तो इसको हम बोलते हैं क्या? बेसमेंट लेयर इसको बोलते हैं। बेसमेंट मतलब कि सबसे नीचे, जैसे बोलते हैं ना कहीं आपको जाना होता है तो बोलते हो कि बस बेसमेंट कहाँ है। बेसमेंट मतलब कि जो जमीन के सबसे तल में हो उसको बेसमेंट बोला जाता है। यानी सबसे नीचे वाली चीज़ को क्या बोलते हैं? बेसमेंट, यानी जो बेस से जुड़ा हुआ हो। तो सबसे नीचे वाली लेयर को हम बेसमेंट लेयर बोलते हैं। फिर इसके ऊपर एपिथेलियम की एक लेयर चढ़ी हुई होती है, यानी कि वही कुर्सी डल गई, और देन उसके बाद इसके ऊपर फिर एक स्मूथ लेयर की कवरिंग होती है। ठीक है। और फाइनली इस तरह से पतले पतले बहुत सारे लेयर जुड़े हुए होते हैं, और तब जाके इसकी एक परत बन पाती है इधर से भी, और ठीक उसी तरीके से ऊपर से भी ऐसी मोटी बन पाती है। ठीक है। तो इस तरीके से ये ब्लड का वेसल्स बन पाता है, नहीं तो ये फट जाएगा। इसके अंदर ब्लड दौड़ता है, चलता है एक स्पीड से और एक प्रेशर से। इसके ऊपर प्रेशर लगाता है इधर भी, और इधर भी प्रेशर लगाता है। इसी को तो ब्लड प्रेशर बोलते हैं, जो इसके ऊपर प्रेशर लगा रहा है। ब्लड द्वारा जो भी प्रेशर लगाया जाता है इन्हीं दीवारों के ऊपर, इसी को प्रेशर बोलते हैं। तो कुछ जो पतली पतली है वो बहुत पतली पतली लेयर होगी, तो जहाँ पे छोटी छोटी बहुत पतली पतली आर्टरी है, बहुत पतली पतली वेन है, वो अचानक फट जाती है। लेकिन जो चौड़ी चौड़ी है वो जल्दी नहीं फटती। तो बीपी लेवल जो हम बोलते हैं ब्लड प्रेशर, जिसको अगर वो ज़्यादा बढ़ जाता है तो यही ये दीवारें को तोड़ देती है, और सारा का सारा कंटेंट ब्लड का बाहर आने लग जाता है और यहाँ जमने लग जाता है। ठीक है। तो हमने समझा है इसके अंदर की इसका अनाटमी क्या है, यानी कि कोई ब्लड वेसल्स का चाहे आर्टरी हो या वेन हो, अनाटमी इसकी इस तरह से होती है। बेसिक अनाटमी अगर हमने समझे तो अब देखते हैं इसके अंदर बीमारी किस तरह से होती है। जब ये अनाटमी बनी है तो ये अनाटमी में कहीं ना कहीं डिफॉर्मिलिटी तो आएगा। अब डिफॉर्मिलिटी किस रूप में आएगा? जैसे कि मान लो ब्लड यहाँ पे जा रहा है, पहली अगर हम कारण देखें कि ये क्या क्या चीज़ें होता है, तो इसी तरह में यहाँ पे जितने भी कारण होते हैं, जिन कारणों से ये ब्लड वेसल्स में प्रॉब्लम आती हैं या इससे जुड़ी हुई बीमारियाँ होती है, तो इनमें कुछ टर्मिनोलॉजी है उसे हमें समझना पड़ेगा। पहला है अथीरोस्क्लेरोसिस, दूसरा है एम्बोलिज्म, और तीसरा है इस्कीमिया। इसको समझने से लिए सबसे पहले हम समझते हैं अथीरोस्क्लेरोसिस। उससे पहले कुछ चीज़ें पहले समझ लेते हैं। देखिए, जब ब्लड वेसल्स के किसी न किसी रूप में यहाँ पे कुछ आके जम जाता है या कुछ न कुछ टूट फूट होती है, तभी रास्ता ब्लॉकेज होगा ना। जैसे कि मान लो गाड़ी चल रही है, रास्ते में क्या दिक्कत आ सकता है? कहीं टूट ही जाए, दैट मीन्स यहाँ से मान लो कहीं टूट जाए, कोई पत्थर आके वहाँ पे खड़ा हो जाए। जैसे बोलते हैं ना ट्रैफिक पुलिस वाले कभी कभी लगा देते हैं, या जहाँ नहीं जाने का होता है तो कुछ ईंट रोरी पत्थर डाल देते हैं, ऐसे होता है ना। या फिर आपने देखा होगा ना सड़कों में आमतौर पे जो गलियाँ होती हैं वहाँ पे ब्रेकर लगा दिए जाते हैं। जब रोड बनाया जाता है तो थोड़ा सा जो भी अपना लगाते हैं जिससे रोड बनाते हैं, उन सब मटेरियल को थोड़ा सा ऊंचा रख देते हैं, मोटा लगा देते हैं, ताकि जो भी गाड़ियाँ है थोड़ा ब्रेक लगा के जाए, रोकने के लिए होता है। तो इसी रूप में यहाँ पर भी हो सकता है ना, सेम उसी तरीके से यहाँ पर भी हो सकता है। तो जो होता है उन्हीं सब चीज़ों को समझेंगे। तो क्या क्या चीज़ें होता है ज़रा देखते हैं। पहला है अथीरोस्क्लेरोसिस।
एथेरोस्क्लेरोसिस का मतलब क्या है, इससे पहले हम सारी चीज़ों को समझते हैं एक एक करके। एथेरोस्क्लेरोसिस का मतलब है, अगर हम इसकी डेफिनेशन समझे तो क्या है, नैरोइंग ऑफ वेसल्स ड्यू टू प्लेग, यानी किसी भी वेसल का पतला हो जाना ही एथेरोस्क्लेरोसिस कहलाता है। चाहे वो आर्टरी हो या वेन हो, अगर वो पतला हो जा रहा है, कोई रास्ता है वो पतला हो जा रहा है, तो हम उसी को क्या बोलेंगे, एथेरोस्क्लेरोसिस बोलेंगे। मान लो जैसे ये चल रहा है, यहाँ पे आके कोई चीज़ डिपॉजिट हो गई, ऐसी हो सकता है ना, तो ये पतला नहीं हो जाएगा। मान लो इतना चौड़ा था ये, अब इतना चौड़ा ना रह के क्या हो गया, ये देखो अब इतना ही रह गया, कम हो गया ना। तो जितना क्वांटिटी में ये ब्लड जा सकता था उतना क्वांटिटी में अब जाएगा नहीं आएगा। यहाँ पे क्या होगा, ब्लड का जमावड़ा लग जाएगा ना। देखो ना, बाढ़ आता है, अगर कहीं हम रास्ता ब्लॉक कर देते हैं तो बाढ़ का पानी पीछे से तो आया जा रहा है आया जा रहा है, और आपने कहीं बंद कर दिए हो, कोई जहाँ से पानी निकल रहा है वहाँ पे बंद कर दिए हो तो पानी तो जाता नहीं है, फिर आसपास की जो रोड है उसके ऊपर प्रेशर लगाता है ना, और सड़कों को तोड़ देता है, देखा होगा आपने। तो इसी तरीके से अगर मान लो यहाँ से तो ब्लड कॉन्टिन्यूसली फ्लो कर रहा है, ये जा रहा है, और यहाँ पे अगर कोई चीज़ जम जाए या कोई चीज़ इसमें चिपक जाए तो क्या होगा, रास्ता तो बस इतना ही रह गया ना, पतला ही रह गया ना, अब तो इतना ही से जा सकता है। तो यहाँ पे ब्लड का कंसंट्रेशन, ब्लड की जो वो तो लगातार आ रहा है, तो इससे क्या होगा, यहाँ पे प्रेशर नहीं पड़ेगा, इधर भी प्रेशर पड़ेगा, इधर प्रेशर पड़ेगा, ज़्यादा प्रेशर पड़ेगा, और जब इन्हें और इन्हें पड़ेगा तो इनके फटने का भी डर ज़्यादा रहेगा, टूट फूट होने का, बैक फ्लो होने का भी चांसेस रहेगा, क्योंकि इसके ऊपर मान लो अगर ब्लड का प्रेशर ऐसे आया लगा तो ये रिवर्स बैक मारेगा ना, इधर ये तो मारेगा ही, इस पे लेगा तो सीधा क्रॉस कट जाएगा, लेकिन इस पे मारेगा तो इधर आएगा, और इस पे मारेगा तो इधर भी तो इसके वाले को भी थोड़ा सा धक्का देगा, तो ब्लड यानी जो इसके अंदर से जा रहा है वो सकस के जाएगा, सकस के मतलब कि पिचक के जाएगा, इसके कारण से इसकी स्पीड भी बढ़ जाएगी, यहाँ से जो निकलेगा बहुत तेज़ी से निकलेगा और यहाँ आके बिल्कुल खाली सा रहेगा रहेगा ना। तो यहाँ पे जितना प्रेशर होना चाहिए उतना प्रेशर नहीं होगा, और यहाँ पे जितना प्रेशर नहीं होना चाहिए उतना हो जाएगा। इससे क्या होगा, ये वाला तो चौड़ा हो जाएगा ऐसे, और लेकिन ये वाला जब प्रेशर कम रहेगा तो क्या होगा, इसकी फ्लेक्सिबिलिटी कम हो जाएगा ना। जैसे कि मान लो अगर हमारे बॉडी में डेली जब हम कोई काम कर रहे होते हैं तो हमारा बॉडी एक हल्का महसूस करता है ना, लेकिन जब 2 दिन 4 दिन 5 दिन हम बैठ जाते कोई काम नहीं करते, जैसे किसान है डेली कुदाल चलाता है अपने खेतों में जाके, तो 5 दिन 10 दिन कर रहा है कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसको नॉर्मल है, डेली उसका काम है। लेकिन जब अगर वो 2 दिन 5 दिन बैठ जाता है तो उसके शरीर में जकड़ाहट सी महसूस होने लग जाती है। जैसे हम ही लोग कुछ काम करते हैं या ड्यूटी जा रहे हैं या कोई काम कर रहे हैं, पढ़ने जा रहे हैं, और इन केस 2 दिन 4 दिन हम अगर स्कूल में छुट्टी करके, कॉलेज की छुट्टी करके बैठ जाते हैं तो कैसा लगता है, थकावट महसूस होती है ना। फाइनली हमारे काम करने की जो कैपेसिटी होती है डे बाय डे रिड्यूस कर रही होती है, हमें लगता है कि हम उस चीज़ को कर सकते हैं लेकिन हम उतनी क्षमता से कर नहीं पाते। ठीक उसी तरीके से इसकी फ्लेक्सिबिलिटी यानी इसकी इलास्टिसिटी कम पड़ेगा ना, यानी कि क्या होगा, ये धीरे 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 अब ये पतला होगा, इधर से ये पतला होगा, इधर से ये पतला होगा, तो इस तरफ काम कम मिलने के कारण, प्रेशर कम होने के कारण, क्योंकि इधर प्रेशर कम पड़ेगा इधर ज़्यादा पड़ेगा, इसमें गड़बड़ आएगा। तो ये सारी दिक्कतें इसके अंदर आ गई ना, और ये लंबे समय तक जब रहेगा तो क्या हो जाएगा, इधर हो जाएगा चौड़ा, यहाँ हो जाएगा नैरो जमौड़ा जमौड़ा, और यहाँ पे हो जाएगा नैरो। तो पूरा के पूरा आने वाला जो चेन है वो पहुंच ही नहीं पाएगा, पूरा के पूरा ये सिस्टम ही बिगड़ गया। ये इस तरीके से सारी परेशानी आएगी। तो एथेरोस्क्लेरोसिस क्या है, वही ब्लड वेसल्स का, चाहे वो आर्टरी हो या वेन हो, उसके अंदर किसी भी तरीके की नैरोइंग होता है किसी भी कारण से, जब प्लेग जमता है, और उस प्लेग के जमने के कारण जो भी ब्लड वेसल्स पतला हो जाता है उसको हम एथेरोस्क्लेरोसिस बोलते हैं। अब एथेरोस्क्लेरोसिस जब होता है तो उसमें लिखा है क्या, ड्यू टू प्लेग। अब ये प्लेग क्या बला है, प्लेग का मतलब होता है किसी भी तरीके का जमावड़ा, किसी भी कोई भी इकट्ठा किया हुआ कोई मॉलिक्यूल जो एक साथ क्लस्टर के रूप में, एक साथ एक मॉलिक्यूल के रूप में, गोला के रूप में हो जाए, एक लेयर के रूप में हो जाए, जो एक साथ कई सारे मॉलिक्यूल जुड़ा हो, उसको हम प्लेग बोलते हैं। तो ये प्लेग कितने तरह का हो सकता है, ये कोलेस्ट्रॉल का भी हो सकता है। कोलेस्ट्रॉल के डाइजेशन में मैंने आपको एक चीज़ बताया था कि जब भी हम लिपिड लेते हैं तो लिपिड लेने के बाद वो हमारे पेट के अंदर जाता है,
पेट के अंदर उसके ऊपर लाइपेज नाम का जो जूस होता है काम करता है। जब लाइपेज नाम का जूस काम करता है तो क्या हो जाता है, वो ब्रेक डाउन हो जाता है। ब्रेक डाउन होके फिर वो क्या होता है, ब्लड में हमारा जो इंटेस्टाइन होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन, उसकी मदद से ऑब्जॉर्व होता है। ऑब्जॉर्व होने के लिए उसका टूटना जरूरी है, इसलिए लाइपेज निकलता है, नहीं तो लाइपेज की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बिना छोटे छोटे मॉलिक्यूल में हुए वो ऑब्जॉर्व नहीं हो सकता। हम जो लिपिड लेते हैं, यानी जो हम फैट जो भी लेते हैं, उसका डायरेक्ट ऑब्जॉर्प्शन नहीं होता। डायरेक्ट अगर ऑब्जॉर्प्शन होने लग जाए तब लाइपेज की कोई ज़रूरत ही नहीं है, लेकिन डायरेक्ट नहीं होता, पहले लाइपेज उसको तोड़ता है। लाइपेज के टूटने के बाद ही वो ब्लड में जाके ऑब्जॉर्व होता है। अब ब्लड में जब ऑब्जॉर्व हो गया है तब उसके बाद क्या होता है, फिर जो भी ब्लड के अंदर वो जो भी कोलेस्ट्रॉल का जो या लाइपे जो आपका फैट टूटा था, वो सब आपस में फिर से जुड़ने लग जाते हैं और तब वो फिर चलते हैं। ये मतलब पहले जैसे जुड़ा था, फिर ऑब्जॉर्व होने के लिए केवल टूटता है और ब्लड के अंदर गया तो फिर से जुड़ गया, ये होता है ना। अब मान लो कोलेस्ट्रॉल, कोलेस्ट्रॉल हमारा फैट का एक कंपोनेंट है, एक डेरिवेटिव है। जब ये गया, अब मैंने बताया कि अब ब्लड वेसल्स में आ गया तब जुड़ के रहेंगे सारे के सारे, तो जब क्योंकि मॉलिक्यूल के रूप में टूटा हुआ तो रहेंगे नहीं, अब ये जुड़ के रूप में रह रहे हैं। और जो कोलेस्ट्रॉल होता है बहुत स्टिकी नेचर का होता है। स्टिकी नेचर का मतलब कि जमने वाला होता है, या यूं कहे कि ब्लड वेसल्स की जो यहाँ पे जो मॉलिक्यूल है या इसके स्ट्रक्चर है, इसके सेल से रिएक्ट कर जाता है कई दफ़ा, और रिएक्ट करने के कारण वो कहीं ना कहीं जम जाता है। या फिर यूँ कहे कि अगर स्पीड, ब्लड की स्पीड कम है, ब्लड का फ्लो कम है, तभी तो कहीं ना कहीं रोक देगा ये। या तो स्पीड कम है तभी तो, मान लो ब्लड का मॉलिक्यूल यहाँ पे दौड़ रहा है, चल रहा है, सॉरी कोलेस्ट्रॉल का, और ब्लड की स्पीड कम है तो क्या करेगा, यहीं रुक जाएगा। या फिर यहाँ से कुछ चिपकने वाला है जो इसके रिसेप्टर को पकड़ के बाइंड कर लिया तो यहीं रोक देगा कई सारे मॉलिक्यूल। तो जब हम फैट का मात्रा ज़्यादा हम अपने बॉडी में लेते हैं और हमारा बीपी लगातार डाउन है, बीपी डाउन मतलब ब्लड का फ्लो भी कम रहेगा, प्रेशर भी कम लगेगा, या फिर हमारे अंदर कोई ऐसी दिक्कतें पहले से हो रही है जिसके इसके हमारे ब्लड वेसल्स के जो रिसेप्टर्स हैं वो हमारे कोलेस्ट्रॉल को पकड़ ले, तो उस कारण से ये जो भी कोलेस्ट्रॉल के मॉलिक्यूल है आपस में इकट्ठा हो जाएंगे और उसका प्लेग बना देंगे, उसका गोला बना देंगे, लंबा रूप में हो जाएंगे, और यही आके ब्लड वेसल्स में आके जम जाएंगे। जब ये जमते हैं तो उस समय हमारे बॉडी में एक रिएक्शंस होना शुरू हो जाता है, क्योंकि मान लो अगर जमता है, अगर कहीं रोड बनता है, रोड टूट जाती है, तो मैसेज जाता है ना, आसपास के जो लोग हैं उसको कहते हैं ना, वहाँ का जो भी नगर निगम का है या रोड को देखने वाले हैं या वहाँ का जो नेता है उनको इन्फॉर्म करते हैं ना कि यहाँ पर रोड टूट गई है, बना दो, ये कर दो। ठीक उस तरह हमारी बॉडी में मैकेनिज्म होता है। जब भी यहाँ पे अगर कोई जो जम जाएगा, कुछ समय के लिए जमा है तो वो तो खुद ही निकल जाएगा, बॉडी उसके लिए ज़्यादा एक्टिव नहीं होगा। लेकिन अगर लंबे समय तक वो जमा हुआ ही है तो हमारा बॉडी का जो मैकेनिज्म सिस्टम है, जो डिफेंस वाला है, वो एक्टिव हो जाता है और वहाँ पे न्यूट्रोफिल और मैक्रोफेज सबसे पहले आएगा। मैक्रोफेज उसको क्या करेगा, हटाने की कोशिश करेगा कि वहाँ जो भी जमा हुआ है उसको खा पी के हटा दे, लेकिन मैक्रोफेज हर चीज़ को तो नहीं हटा सकता। मैक्रोफेज केवल जो डिग्रेडेड पार्ट है उसको हटा सकता है, हर चीज़ को नहीं हटा सकता। कुछ लाइसोजाइम नाम का एंजाइम्स निकलेगा, वो उसके वेसिकल्स फटेंगे, आएंगे, कोशिश करेगा। कुछ हद तक अगर वो हटा पाया, थोड़ा बहुत है तो हमारा बॉडी खुद ही साफ़ कर देता है उसको और वो हट जाता है और क्लियर हो जाता है। लेकिन अगर ज़्यादा मात्रा में जमता जा रहा है और उसको हटाने वाला कोई नहीं, हमारा बॉडी भी सक्षम नहीं है, तो क्या होगा, वो तो वहीं पे जमा रहेगा और पीछे से आया जा रहा है, आया जा रहा है, आया जा रहा है, तो और चिपकता जा रहा है और चिपकता जा रहा है। फाइनली एक ऐसा स्टेज आएगा कि ब्लड वेसल्स की जो ये जितनी भी इसमें जगह है जाने की, वो एक समय ऐसा आएगा कि पूरी तरीके से ना नैरो बन जाएगा, इधर से ढक जाएगा, इधर से ढक जाएगा और ये हो जाएगा बहुत पतला। अब इसके अंदर ब्लड की सप्लाई बहुत कम जाएगी। जब ब्लड की सप्लाई कम जाएगी तो इधर बीपी पेशेंट का अचानक बढ़ा हुआ रहेगा और इससे जुड़ी हुई इस सेल में नहीं पहुंच पाएगा ऑक्सीजन। जब इस सेल में ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाएगा तब इसमें क्या बोलेंगे, इसमें ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाएगा तो ये सेल मरने लगेगा, और मरने लगेगा तब उस स्टेज को हम बोलेंगे इस्चीमिया।
यानी कि इससे जब किसी सेल में ऑक्सीजन नहीं पहुंचता है, या ऑक्सीजन का क्यों नहीं पहुंचेगा, क्योंकि ऑक्सीजन को ढो कर ले जाने वाला जो ब्लड है वही नहीं जा रहा है। और वो क्यों नहीं जा रहा, क्योंकि रास्ता ही ब्लॉक है। रास्ता ब्लॉक के कारण ब्लड नहीं जाएगा, और ब्लड नहीं जाने के कारण ऑक्सीजन और न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा। तब उस चीज़ को हम बोलेंगे इस्चीमिया। जब इसको ऑक्सीजन और न्यूट्रिशन प्लस दोनों, ऑक्सीजन और न्यूट्रिशन दोनों में से कुछ भी नहीं मिलेगा, तो इस स्टेज को क्या बोलेंगे, इस्चीमिया। अब यही इस्चीमिया जब से होगा तो खाना पीना कुल मिला के ये जो सेल भूख से और प्यास से मर जाएगा। जब ये मर जाएगा तो ये जिस ऑर्गन का या जिस टिश्यू का भी सेल होगा, ये पहले सेल मरेगा। तो सेल मरने के कारण कोई चीज़ मरता है, बॉडी मर जाती है तो कुछ समय के बाद सड़ने लग जाता है ना, तो उसको हटाना ही पड़ेगा। अब इस मर गया, इसको हटाने के लिए फिर मैक्रोफेज आएंगे, इसको डिग्रेड करने वाला, हटाने वाला। अब इसको ले जाने के लिए भी ब्लड ही चाहिए, क्योंकि सब तो रास्ता ब्लड ही है। रास्ता ही ब्लॉक है, एक तो भूखा मर रहा है और मरा हुआ लाश को ले जाने वाला नहीं है, तो फिर क्या होगा, वहाँ सड़न पैदा होगा। यहाँ का पानी वानी चारों तरफ का सब गंदा हो जाएगा, सब में बदबू आने लग जाएगा, और फाइनली क्या होगा, इन्फेक्शन फैल जाएगा यहाँ पे। मान लो अगर यहाँ पे कोई लाश मर जाए, मतलब कोई आदमी या कोई जानवर मर जाए, देखते हो ना कोई जानवर मर जाता है, कुछ समय तक लोग हटा देते हैं तो ठीक है, नहीं हटाते तो कुछ समय के बाद सड़ने लग जाता है ना, और आसपास के हर चीज़ को वो दूषित कर देता है, इन्फेक्ट कर देता है, इन्फेक्शन पैदा हो जाता है। ठीक उसी तरह ये सेल एक तो खाना पीना ना मिलने के कारण मर गया, और उसके कारण दूसरी चीज़, मरा हुआ पार्ट को ले जाने वाला कोई नहीं है, तो नहीं है तो आसपास के सारे सेल को ये डैमेज करेगा। और सभी सेल भी तो भूख प्यास से मर रहे हैं, वो सभी मर रहे हैं, और ऊपर से इन्फेक्शन, यानी एक तो भूखा ये लोग मर रहे हैं, और ऊपर से बीमारी, इन्फेक्शन भी पैदा होकर यहाँ पे इन सेलों को मारता है। फाइनली वो सेल क्या करने लग जाता है, मरने लग जाता है। उससे पूरा जो उसका सेल का जितना जो टिश्यू होता है, उस टिश्यू की पूरी कम्युनिटी, और फाइनली एक दिन वो पूरा ऑर्गन डैमेज हो जाता है। और अगर कोई मेजर या वाइटल ऑर्गन अगर मरा, सेंट्रल ऑर्गन अगर हमारी बॉडी का कोई मरा या डेड किया, तो आदमी की डेड हो जाती है। अगर पेरिफेरल हुआ तो वो ऑर्गन ख़राब हो जाता है, फिर काटना पड़ता है, उसको हटाना पड़ता है। जैसे कि मान लो अगर ये कंडीशन हमारे लंग्स के अंदर होने लग जाए, हमारा लंग्स काम करना बंद करेगा। लंग्स काम करना बंद करेगा तो क्या आदमी तुरंत मर जाएगा? भैया लंग्स तो हमारी बॉडी का सेंट्रल ऑर्गन है, वो तो मेजर ऑर्गन है, क्योंकि वो अगर लंग्स नहीं काम करेगा तो ऑक्सीजन का और कार्बन डाइऑक्साइड का लेना देना कौन कराएगा? आदमी की सांस ही रुक जाएगी। उसी तरीके से अगर हार्ट में अगर ये दिक्कत आने लग जाए तो हार्ट बंद, आदमी बंद। ब्रेन में होने लग जाए तो बंद, स्पाइनल कॉर्ड में होने लग जाए तो बंद, किडनी में होने लग जाए, लीवर में होने लग जाए, जो मेजर ऑर्गन है हमारी बॉडी का या सेंट्रल ऑर्गन है, अगर उसमें इस तरह से अगर दिक्कतें आती हैं तो तुरंत आदमी की डेथ हो जाती है। लेकिन अगर कोई पेरिफेरल में है, जैसे कि मान लो अगर यहाँ पे हो रहा है, तो क्या होगा, ये सड़ जाएगा, ये पूरा ख़राब हो जाएगा। जब सड़ जाएगा तो क्या होगा, ठीक ही नहीं होगा, फिर फाइनली इसको काट के हटाना पड़ेगा। तो देखा होगा ना आपने, कुछ लोग, कुछ डॉक्टर ये कहते हैं कि ये आपका हाथ इतना सड़ गया है कि अब काटना ही पड़ेगा। या आपने कुछ सुना होगा किसी किसी का हाथ ही कट जाता है जब घाव नहीं ठीक होता है, तो यही तो होता है कि अब वो ठीक ही नहीं हो सकता, रिकवर नहीं हो सकता, तो उसको काट के हटाना पड़ता है। तो जो पेरिफेरल ऑर्गन है, जैसे हाथ पाँव वाले कोई अगर चीज़ें खराब होती है वो तो काट पीट के ठीक हो सकता है, लेकिन अगर सेंट्रल चीज़ें खराब होती है तो उसका भैया तो जाना ही पड़ेगा। तो ये देखा जाए तो कुछ भी नहीं है, और देखा जाए तो बहुत खतरनाक है ये। अथीरोस्क्लेरोसिस हमारी बॉडी में नहीं होना चाहिए। अब ज़रा ध्यान से समझो, इससे जुड़ा हुआ जितनी भी डिजीज़ है हम समझेंगे, पहले एक टॉपिक समझते हैं। तो ये तो कोलेस्ट्रॉल से हो सकता है, ठीक उसी तरीके से यहाँ पे कैल्शियम का भी डिपॉजिट हो सकता है, जैसे कोलेस्ट्रॉल का था, वैसे मैक्रोफेजेस का भी डिपॉजिट हो सकता है, क्योंकि मैक्रोफेज में बहुत सारे आपस में इकट्ठे में क्लस्टर के रूप में रहते हैं, अकेला नहीं रहते, कई सारे होते हैं, एक है उसके साथ कई सारे उसके ग्रुप आएंगे, हुआ करके, और सबको हटाने की कोशिश करेंगे तो वो भी रहेंगे। तो ये कोई भी ऐसा फैक्टर हो सकता है जो प्लेग को बना सकता है। तो मेजर जो फैक्टर देखा गया है, या तो कोलेस्ट्रॉल का होता है, मैक्रोफेज का होता है, कैल्शियम का होता है। आमतौर पर हर कोई कहता है यार तुम्हारा ये कोलेस्ट्रॉल कम खाओ, कोलेस्ट्रॉल कम खाओ। कोई ज़रूरी थोड़ी कोलेस्ट्रॉल का ही हो, मैक्रोफेजेज का भी तो हो सकता है, कोई और भी चीज़ भी कैल्शियम का भी तो हो सकता है। अगर किसी को लंबे समय से अगर किसी को इन्फेक्शन है, वो लिपिड वगैरह कुछ भी नहीं ले रहा है, फिर भी उसको परेशानी है, यहाँ पे एथेरोस्क्लेरोसिस हो गया, हो सकता है ना। क्यों, कोई ज़रूरी थोड़ी कोलेस्ट्रॉल ही हमेशा हो।
अगर कोई फैटी व्यक्ति उसके अंदर फैट की कंसंट्रेशन ज़्यादा है, दैट मीन समझ में आता है कोलेस्ट्रॉल है। लेकिन अगर उसके अंदर इन्फेक्शन है, क्योंकि इन्फेक्शन होगा, उसी पैथोजन को मारने के लिए, उसके एंटीजन को ख़त्म करने के लिए ये मैक्रोफेज जाएंगे, तो ये भी तो जम सकता है ना वहाँ पे। दूसरा चीज़ क्या हो सकता है, अगर मान लो यहाँ पे ब्लड का कहीं क्लॉट आ सकता है, ठीक है ना। तो ये हमने देखा क्या कि प्लेग के ये 3 तरह से हो सकते हैं, चाहे कोलेस्ट्रॉल का, कैल्शियम का, या मैक्रोफेजेस का। तो एथेरोस्क्लेरोसिस पूरा समझ में आया। अब इसके कारण देखें तो कारण कुछ काउंट किए यहाँ पे, हालांकि बहुत सारे कारण होते हैं। पहला क्या है, हाई ब्लड प्रेशर। हाई ब्लड प्रेशर के कारण भी ये दिक्कतें आ सकती है। कैसे, अगर हाई ब्लड प्रेशर रहेगा, इसके ऊपर प्रेशर पड़ेगा, इसके ऊपर प्रेशर पड़ेगा, फट जाएगा तो यहाँ पे ब्लीडिंग होगी, इंजरी हो जाएगा ना। यहाँ पे जब इंजरी हो जाएगा तो ब्लड इसमें से निकल के बाहर आने लग जाएगा, और जब ब्लड बाहर आने लग जाएगा तो क्या होगा, यहाँ पे मैक्रोफेजेस, यहाँ पे जमेगा ना ब्लड, तभी तो रुकेगा ब्लड का बहना। तो जो भी हमारा प्लेटलेट वाला काम है, प्लेटलेट एक्टिवेट हो जाएगा और यहाँ पे आके ब्लड को जमाएगा। अब ब्लड को जमाने के लिए यहाँ पे एक गुब्बारा सा या एक बल्जिंग टाइप का बना देगा, और इस बल्जिंग को हटाने के लिए फिर मैक्रोफेजेस दौड़ के आएगा साफ करने के लिए, उसके कारण से हो जाएगा ना। तो उसके कारण से भी एथेरोस्क्लेरोसिस हो सकता है। और इन केस अगर बाहर से इन्फेक्शन बना हुआ इस रास्ते से, क्योंकि यहाँ पे फटा है तो अंदर की चीज़ें अगर बाहर आई है तो बाहर की चीज़ें भी तो अंदर जा सकती है, तो कोई इन्फेक्शन भी तो हो सकता है। अगर इन्फेक्शन अंदर चला गया तब तो अंदर ही अंदर इन्फेक्शन बना है और मैक्रोफेज उसको हटाने में सक्षम नहीं है, न्यूट्रोफिल हटाने में सक्षम नहीं है, तब तो इन्फेक्शन बना देगा ना। इन्फेक्शन बनाएगा तो वही इन्फ्लामेशन के 5 सिम्टम्स फिर देंगे, स्वेलिंग भी होगी, दर्द भी होगा, और रेडनेस भी आएगा, हीट भी आएगा, और फंक्शन भी उसका काम नहीं करेगा। तो इस तरह के सारा कॉम्प्लिकेशन करेगा, फिर ये नैरो कर देगा, सुझा देगा, जब सूजन आएगी तो और सुझा देगा ना। तो इस तरह से ये दिक्कतें पैदा कर सकता है। तो पहला हाई ब्लड प्रेशर, दूसरा क्या, हाई लेवल ऑफ कोलेस्ट्रॉल, जो हमने कंसीडर कर लिया। तीसरा क्या है, स्मोकिंग। जब हम स्मोकिंग करते हैं, कोई भी आदमी जब स्मोकिंग करता है तो वो कहाँ जाता है, हमारे लंग्स के अंदर जाता है। लंग्स के अंदर जाने से पहले उसको कई रास्ते से होकर गुजरना पड़ता है। कोई अगर मुंह से ऐसे कर रहा है स्मोकिंग, तो कैसे जा रहा है, वो पूरा मुंह के अपर तलवा, नीचे तलवा, नीचे वाला तलवा यानी अपर पैलेट, लोअर पैलेट, जीभ और कंठ वाला पूरा हिस्सा, उसके बाद वो लंग्स में गया। लंग्स में ट्रैकिया से होते हुए फिर नीचे की तरफ पूरा अल्वियोलाई वगैरह सब कुछ कवर किया है। जब इस सबको कवर किया तो हर एक को जिंदा रहने के लिए वहाँ पे पतली पतली ब्लड की सप्लाई है ना, ब्लड की तो सप्लाई हर जगह है, तभी सभी जिंदा है। अब ये जितने भी स्मोकिंग वाले एलिमेंट है, वो जब जाता है हमारी बॉडी के अंदर, तो कहीं ना कहीं किसी न किसी पतली पतली ब्लड वेसल्स के थ्रू, क्योंकि जो जितनी पतली है उसकी लेयर उतनी पतली है। अब ये स्मोकिंग वाला हमारा, मान लो ये हमारा ट्रेकिया रहा, इसके अंदर से स्मोक वाला जो गैस है वो जा रहा है, ठीक है। और यहीं पे एक पतली सी लेयर हमारा ब्लड वेसल्स का कोई है, किसी ऑर्गन का, ट्रेकिया के बगल का ये हिस्सा ही है, ठीक है। अब ये चीज़ें ऑब्जॉर्व होकर अंदर घुस गई, तो इसके अंदर कहाँ गया, ब्लड के अंदर मिल गया ना, या फिर यहाँ से सीधा गया लंग्स में, लंग्स के अलविलाई में, अलविलाई से हमारी बॉडी के अलविलाई से होते हुए ऑक्सीजन के साथ मिलते हुए सीधा लंग्स में गया, लंग्स से पूरी बॉडी में फैला, सॉरी हार्ट में गया, हार्ट से पूरी बॉडी में फैल गया ना। तो जो ये स्मोकिंग वाले एजेंट होते हैं, ये ऐसे एजेंट होते हैं जो हमारे ब्लड वेसल्स की जो लेयरें होती है उसको रप्चर भी करता है। उसके लेयरों में जितनी सेल हैं उनके सेल के रिसेप्टर के साथ बाइंड कर लेते हैं, और बाइंड करके वहीं पे फिर ये जमावड़ा पैदा कर देते हैं, बल्जिंग कर देते हैं, और फाइनली क्या हुआ, या फिर जीन का म्यूटेशन कर देते हैं। जीन का म्यूटेशन हुआ तो क्या होगा, कंट्रोल खो देता है सेल वो अपना बढ़ना, और फाइनली क्या होगा, बल्जिंग करेगा ना, फिर वो सेल ही बढ़ेगा, केवल वो कैंसर वाला कंडीशन पैदा कर देगा। तो कितना खतरनाक होता है स्मोकिंग करना, बहुत खतरनाक होता है। तो ये भी एक कॉज होता है इस चीज़ का, प्लेग का, ये एथेरोस्क्लेरोसिस का। नेक्स्ट है हाई लेवल ऑफ शुगर इन ब्लड। जब शुगर का लेवल ज़्यादा बढ़ जाता है हमारे ब्लड में तो क्या होगा, मान लो अगर शुगर के ही मॉलिक्यूल है, इसमें शुगर के ही मॉलिक्यूल है, तो अधिक शुगर के मॉलिक्यूल अगर रहेंगे तो ब्लड भी है, इसमें शुगर के मॉलिक्यूल है, पता चला ये पूरा जाम ही हो जाएगा, यानी काफ़ी गाढ़ा नहीं बन जाएगा एक तरीके से। जब काफ़ी गाढ़ा बन जाएगा तो ब्लड को चलने में दिक्कत करेगा ना, तो उसके कारण से भी तो यहाँ कम पहुँचेगा।
तो यानी जाम कर देगा। जैसे कि एक नाली में कचरा फंस जाता है तो जाम नहीं हो जाता, उसी तरीके से कचरा टाइप का भी बन जाएगा ये, है ना। तो इस तरीके से ये 4 कारण हमने लिखे हैं जो एथेरोस्क्लेरोसिस के एक कारण होता है, ठीक है ना। तो जो हमारे वस्कुलर डिजीज होते हैं उसका पहला कारण है एथेरोस्क्लेरोसिस, और एथेरोस्क्लेरोसिस के जो कारण है ये 4 चीज़ें हैं, राइट, समझ में आया। और एथेरोस्क्लेरोसिस क्या है वो मैंने बताया आपको। दूसरा कारण, अगर इसके हम कॉम्प्लिकेशन देखें कि किस किस तरह के कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं, तो कॉम्प्लिकेशन हम सिंपल सी बात है, एथेरोस्क्लेरोसिस होगा तो ये सेल के ऊपर डिपेंड करेगा, या फिर ये पंक्चर अगर फट जाता है तो अगर फट जाए यहाँ से लीकेज होने लग जाए तो पूरा इंटरनल चीज़ें गड़बड़ कर देगा। तो वही तुरंत अगर कोई वाइटल ऑर्गन को होता है तो तुरंत आदमी की मृत्यु हो जाएगी, पेरिफेरल को होता है तो लंबे समय तक उसको कोई लंबा क्रोनिक बीमारी में कन्वर्ट कर सकता है। कॉम्प्लिकेशन के तौर पे ज़रा देख लेते क्या क्या है। हार्ट डिजीज एंड हार्ट फेलियर। क्या हो सकता है? हार्ट डिजीज बिल्कुल हो सकता है, हार्ट फेलियर भी हो सकता है, कॉम्प्लिकेशन में हार्ट अटैक भी आ सकती है, क्योंकि ऑक्सीजन सप्लाई ही नहीं जा रही है तो हार्ट कैसे काम करेगा। उसको भी तो जिंदा रहने के लिए ब्लड और ऑक्सीजन चाहिए, न्यूट्रिशन चाहिए और ऑक्सीजन चाहिए, नहीं मिल पा रहा, मान लो हार्ट का सेल है तो हार्ट अटैक नहीं कर जाएगा। अटैक मतलब हार्ट के ऊपर अटैक आ गया, वो सीधा शट डाउन हो जाएगा। उसी तरीके से अन्यूरिज्म, देखो किडनी फेलियर, किडनी में नहीं जाएगा तो किडनी काम करना बंद कर देगा। अन्यूरिज्म का मतलब क्या होता है ये समझना बहुत जरूरी है। अन्यूरिज्म का मतलब है वेसल बल्ज, यानी वही वेसल के अंदर किसी भी तरह से कुछ आके मेनली ब्लड के वेसल्स को फटने के कारण, रप्चर होने के कारण वहाँ पे जो भी इकट्ठा हो जाता है प्लेग क्लोटिंग फैक्टर के इकट्ठा होने से, और उसके अंदर जो बल्जिंग आ जाती है उसको हम अन्यूरिज्म बोलते हैं। तो डायरेक्टली अन्यूरिज्म इसको नहीं बोलते हैं। हमारी बॉडी का अपना ब्लड वेसल्स का भी एक मैकेनिज्म है। इन केस मान लो अगर पतली पतली कोई वेसल्स है, यहाँ पे अगर ये फट जाती है और यहाँ का पूरा बाधा रुक जाता है, जैसे कि मान लो गाड़ी जाने का जो रास्ता है अगर कहीं टूट फूट जाता है और शॉर्ट टर्म के लिए होता है, और अगर नहीं ठीक होता, शॉर्ट टर्म के लिए होता है तब तो लोग वापस चले जाते हैं, लेकिन अगर लंबे समय तक अगर वो टूटा ही रहा, 6 महीने साल भर अगर नहीं ठीक हुआ तो लोग क्या करते हैं, कोई शॉर्टकट तरीका ढूंढ लेते हैं ना, यानी कोई ना कोई गली मोहल्ले से इधर उधर से पैदल जाने का, आने का, इधर उधर से रास्ता बना लेते हैं जो वहाँ पहुँचने के लिए तकलीफ सही सही लेकिन पहुँच जाते हैं। हालांकि उतने सही से तो नहीं पहुँच पाते लेकिन पहुँच जाते हैं। जो उतनी कम लोग जाते हैं, कम क्वांटिटी में जाते हैं। ठीक उसी तरीके से हमारा ब्लड के अंदर भी होता है। अगर मान लो ये वाला वेसल रप्चर किया है तो ब्लड क्या करता है, यहाँ से ये ब्लड वेसल्स में ये प्रोलिफरेशन में चला जाता है। बॉन्ड हीलिंग में मैंने बताया था ना, प्रोलिफरेशन, तो ब्लड वेसल्स का प्रोलिफरेशन होता है, वैस्कुलराइजेशन जिसको हम बोलते हैं। तो यानी बगल से इधर से बना लेगा, इधर से बना लेगा, इधर से बना लेगा, इधर से बना लेगा, जैसे मकड़ी के जाल होता है ना, छत्ता होता है ना, उसी तरीके से चारों तरफ से ना फैल जाएगा, ताकि यहाँ पहुँचने के लिए इधर से ऐसे लेके आएगा, ऐसे लेके आएगा, इधर से ऐसे लेके आएगा, वहाँ पर पहुँचने के लिए साइड से डेवलप करता है पतली पतली वेसल्स। इसी को हम अन्यूरिज्म बोलते हैं, ठीक है ना। जैसे आप लोगों ने देखा होगा जब किसी के आँख में चोट लग जाता है, आपने महसूस किया होगा, तो क्या होता है जब आँख में चोट लग जाता है तो पूरा आँख लाल हो जाता है। हाई इंटेंशन, ब्लड का या फ्लूइड का प्रेशर बढ़ जाने के कारण ब्लड की उसमें प्रेशर बढ़ जाती है, बल्जिंग हो जाता है। जब लंबे समय तक ऐसा रहता है तो आपने देखा होगा किसी किसी के आँख के अंदर ना लाल लाल पतली पतली नसें दिखने लग जाती है और इधर उधर से दिखती है, जो आमतौर पर लोगों को होता नहीं है, लेकिन उस किसी किसी में देखोगे इधर उधर होने लग जाता है, आप देखोगे ऐसे केसेस में, तो उसको हम अन्यूरिज्म बोलते हैं। या फिर स्पाइडर नेवी के रूप में आप देखोगे किसी किसी का, जैसे कि लेप्रोसी एक डिजीज़ है, उसमें भी ये स्पाइडर नेवी देखने को मिलता है। या ल्यूपस एक डिजीज़ है, ल्यूपस सिस्टमिक ल्यूपस एराइथ्रोटोसिस, इसके अंदर भी वो चीज़ें देखने को मिल जाता है स्पाइडर नेवी के तौर पे, यानी कि लाल लाल ऐसा लगेगा जैसे कि यहाँ पे ब्लड, यहाँ के ब्लड वेसल्स है तो स्पाइडर के जैसे यहाँ पे पतली पतली इधर से निकल जाता है, ये इसको स्पाइडर नेवी के नाम से हम जानते हैं ये, ठीक है। तो ये एक चीज़ें होता है ये कॉम्प्लिकेशंस के तौर पे। नेक्स्ट है स्ट्रोक हो सकता है। स्ट्रोक का मतलब है अचानक ब्लड ऑक्सीजन की सप्लाई कम, तो उससे जो फेलियर आया उसको स्ट्रोक बोलते हैं। अरिदमिया का मतलब होता है कि रिदम का डिस्टर्ब हो जाना। रिदम का मतलब क्या होता है, एक पैटर्न से कुछ करना, जैसे कि मान लो हमारा ब्लड
चलने के लिए हार्ट पंप करता रहता है ना, एक रिदम से करता है। कितना? 72 बीट्स पर मिनट, 1 मिनट में 72 बार पंप करता है। अब उसका रिदम अगर बढ़ जाए या घट जाए, तो बढ़ने को या घटने को दोनों को क्या बोलते हैं? अरिदमिया बोलते हैं। अगर ब्लड की सप्लाई ज़्यादा होगी, सॉरी, अगर इधर पंक्चर हो जाएगा तो क्या होगा? अरिदमिया उसको में हो सकता है, यानी कि ब्लड का प्रेशर बढ़ भी सकता है और कम भी हो सकता है। ठीक है ना, इस तरफ कम रहेगा, इस तरफ ज़्यादा हो जाएगा, तो अरिदमिया इसको बोलते हैं। तो ये फैक्टर तो समझ में आया। उसी तरीके से ये यहाँ पे एथेरोस्क्लेरोसिस के अलावा, प्लेग जमने के अलावा कुछ और भी फैक्टर होते हैं जो इस ब्लड वेसल्स में लगातार घूम रहे होते हैं, वो जमते नहीं हैं। ये भी तो हो सकता है ना, जो जाम करके रखा हुआ है, जैसे शुगर का मॉलिक्यूल है, तो उसको जो जाम करके रखा हुआ है, जो एक जगह पे नहीं है, उसको क्या बोलते हैं? एम्बोलिज्म। यानी कि जो मोबाइल कर रहा है लेकिन है ब्लड के अंदर ही। जैसे कि मान लो यहाँ पे ब्लड क्लॉट हो गया, ठीक है, किसी का ब्लड क्लॉट हो गया। अब ब्लड क्लॉट हो गया तो वो एक जगह तो इकट्ठा नहीं हो रहा है, लेकिन ब्लड के रास्ते में जहाँ जहाँ ब्लड जा रहा है, वहाँ 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 वो भी जा रहा है और घूम रहा है, एक जगह चिपका नहीं है। एक तो क्या चिपकने वाला एथेरोस्क्लेरोसिस, उसके कारण से दिक्कतें आ रही है, और एक जो चिपका नहीं है, मोबाइल है, तो उसको क्या बोलते हैं? एम्बोलिज्म। और ये वाला जो होता है, ये और इससे ज़्यादा खतरनाक है एम्बोलिज्म। हाँ, ये घूमता हुआ है। तो जहाँ पे मोटा रास्ता है वहाँ तो ठीक है भाई, चल रहा है, चल तू भी साथ में चल। लेकिन अगर कहीं पतला वेसल है, तब तो वहाँ जाके सीधा अटक जाएगा, और जहाँ अटकेगा वहाँ आने वाली सभी सेल को सीधा ब्लॉक कर देगा ना, अचानक ही ब्लॉक कर देगा। तो ये एम्बोलिज्म कहलाता है ये। और ये एम्बोलिज्म कितने तरह का हो सकता है? ब्लड क्लॉटिंग का हो सकता है, यानी ब्लड कहीं क्लॉट हो जाए, उसके मॉलिक्यूल हो सकता है। एयर बब्बल हो सकता है, जैसे कि कुछ लोग इंजेक्शन देते हैं ना, इंजेक्शन देने के समय या कैनुला लगाते हैं उसके समय भी, अगर जैसे कि ड्रिप है, ड्रिप को अगर पूरा क्लियर नहीं करते, उसके अंदर एयर बब्बल होता है, हो रहता है ना, और कुछ लोग उसको फ्लो नहीं कराते, ध्यान से फटाफट के चक्कर में ध्यान नहीं देते, और एयर बब्बल अंदर चला गया कैनुला लगाते समय, या इंजेक्शन अगर दे रहे हो उसके अंदर का एयर बब्बल नहीं निकाले आपने और दे दिया, तो एयर बब्बल चाहे कैनुला के थ्रू या इंजेक्शन के थ्रू तो चला गया वो ब्लड वेसल्स में। अब वो बाहर आने का थोड़ी रास्ता है, वो तो है ही नहीं, वो तो अंदर ही पड़ा रहेगा। अब वो जहाँ जाएगा वहाँ पे डिस्टर्ब करेगा, वहाँ पे कहीं ना कहीं दिक्कत करेगा। तो एयर बब्बल भी हो सकता है, ब्लड क्लॉटिंग भी हो सकता है, या क्लस्टर ऑफ मैक्रोफेजेस भी हो सकता है। यानी यही मैक्रोफेजेस जब बहुत सारा आपस में जुड़ा हुआ है, तो ये भी तो मॉलिक्यूल चल ही रहे हैं, तो ये सारे के सारे क्या हैं? मूविंग वाले हैं ये। तो ये एम्बोलिज्म के तौर पे इन तीनों में से कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो एम्बोलिज्म समझ में आइए। एक चीज़, एक डिजीज़ होती है, हालांकि हम आगे पढ़ेंगे पल्मोनरी एम्बोलिज्म में। पल्मोनरी एम्बोलिज्म आगे हम देखेंगे, इसके बारे में डिस्कस करेंगे अभी। तो ये समझ में आया, ये वैस्कुलर डिजीज़ का दूसरा मेन कारण एम्बोलिज्म है। तीसरा इस्चीमिया। कई दफ़ा ब्लड की सप्लाई, जैसे ये है, इसमें कोई इन्फेक्शन हो जाए, कोई दिक्कत आ जाए, चाहे एम्बोलिज्म हो या एथेरोस्क्लेरोसिस हो, इसके कारण जब इसको नहीं मिलेगा ब्लड की सप्लाई, तो उस कंडीशन को क्या बोलेंगे? इस्चीमिया बोलेंगे। तो इसको हमने लिखा है रिड्यूस ब्लड सप्लाई। ठीक है, तो ये पूरा रहा कि वैस्कुलर डिजीज़ होती क्यों है, इसका पूरा पैथोजेनेसिस क्या है, और फिजियोपैथोजेनेसिस क्या है, फिजियोलॉजी क्या है, नॉर्मल फिजियोलॉजी और नॉर्मल पैथोलॉजी क्या है, और इसके कारण क्या है। राइट, समझ में आया? तो वैस्कुलर डिजीज होने के मेन 3 कारण। पहला एथेरोस्क्लेरोसिस, जो एक जगह चिपक जाए किसी ब्लड वेसल्स के अंदर या लिम्फ वेसल्स के अंदर। दूसरा एम्बोलिज्म, जो मूव कर रहा है ब्लड वेसल्स में ही। तीसरा इस्चीमिया हो सकता है। अब इससे जुड़ा हुआ जो जो डिजीज़ होती है, मेनली कुछ डिजीज़ के बारे में हम डिस्कस करेंगे। देखिए, डिजीज़ को मेनली हम डिफाइन करें तो 2 तरह से कर सकते हैं, एक सेंट्रल डिजीज़ और दूसरा पेरिफेरल डिजीज़। सेंट्रल यहाँ पे कहने का मतलब सेंट्रल वैस्कुलर डिजीज़, पेरिफेरल यहाँ कहने का मतलब पेरिफेरल वैस्कुलर डिजीज़। सेंट्रल वैस्कुलर डिजीज़ की बात करें तो ये लिखा हुआ है शॉर्ट में CAD और दूसरा लिखा है CVD। C का मतलब है कोरोनरी, A4 का मतलब है आर्टरी, और D का मतलब है डिजीज़, यानी कोरोनरी आर्टरी डिजीज़। क्या? कोरोनरी आर्टरी, A4 आर्टरी और D4 डिजीज़। यानी कि अब कोरोनरी आर्टरी क्या होता है? जैसे कि मान लो हर एक तरह का सेल को जिंदा रहने के लिए
ऑक्सीजन और न्यूट्रिशन चाहिए, और वहाँ पे ऑक्सीजन और न्यूट्रिशन को ले जाने के लिए ट्रांसपोर्ट के रूप में ब्लड चाहिए, और ब्लड को ले जाने के लिए वेसल चाहिए, राइट। तो हार्ट तो सभी को पंप करके ब्लड देता है, पंपिंग मशीन है, तो उससे भी तो जिंदा रहने के लिए उसे भी तो न्यूट्रिशन ऑक्सीजन चाहिए। तो उसको न्यूट्रिशन और ऑक्सीजन जिस रास्ते से या जिस ब्लड वेसल से जाता है तो उसको हम बोलते हैं कोरोनरी आर्टरी। यानी कि हार्ट के अपने ऑक्सीजन और ब्लड सप्लाई करने के लिए, खुद को जिंदा रहने के लिए जिन आर्टरी के थ्रू उसे ऑक्सीजन न्यूट्रिशन मिलता है उसको कोरोनरी आर्टरी बोलते हैं। यानी हार्ट के आर्टरी को कोरोनरी आर्टरी बोलते हैं। जब हार्ट के आर्टरी में अगर ये डिफेक्ट आ जाए, कोई प्रॉब्लम आ जाए, एथेरोस्क्लेरोसिस हो, एम्बोलिज्म हो या इस्चीमिया हो, तो हम इसको क्या बोलते हैं, कोरोनरी आर्टरी डिजीज। यानी उसके वेसल्स के अंदर अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो हार्ट के कारण, तो हार्ट अटैक होगा, हार्ट फेलियर होगा, या फिर अंजाइना, जो भी अपना अलग अलग नाम तरह तरह के डिजीज़ है उसमें बोलते हैं। तो कोरोनरी आर्टरी डिजीज में लगभग सारी वो डिजीज आ जाती हैं जो हार्ट के आर्टरी से जुड़ा हुआ है। अब है सीवीडी। सीवीडी का मतलब क्या होता है, देखो सीवीडी का मतलब क्या है। सी का मतलब यहाँ पे कार्डियो, वी का मतलब है वैस्कुलर, और डी का मतलब है डिजीज। बात वही है। कार्डियो का मतलब देखो, कार्डियोवैस्कुलर डिजीज, यहाँ पे कोरोनरी आर्टरी डिजीज, ये स्पेसिफिक हार्ट के आर्टरी को लेके था, और ये सीवीडी स्पेसिफिक आर्टरी को लेके नहीं है, बल्कि उसके आर्टरी के साथ साथ उसके सेल में भी उस आर्टरी से जो दिक्कत आए, जैसे कि ये तो रास्ता में अगर जो दिक्कत आ रहा है तब तो सीएडी हो गया, कोरोनरी आर्टरी डिजीज। और सीवीडी का है कार्डियोवैस्कुलर डिजीज। देखिए ये सी का मतलब कोरोनरी था, ये सी का मतलब कार्डियो है। कार्डियो मीन्स हार्ट, यानी हार्ट को और वेसल्स को, इन दोनों के जुड़ा हुआ डिजीज। यानी कि वेसल में दिक्कत होने से हार्ट पे दिक्कत आए, या हार्ट के दिक्कत होने से वेसल्स में दिक्कत आए। यानी कि कोरोनरी आर्टरी में अगर कोई परेशानी आती है, इसके कारण से, इसके इफेक्ट से अगर हार्ट के सेल में कोई दिक्कत आती है, कोई प्रॉब्लम आती है, क्या प्रॉब्लम होगा, इस्चीमिया होगा, तो उसको क्या बोलते हैं, सीवीडी डिजीज बोलते हैं। समझ में आई है। तो ये सीएडी और सीवीडी हो सकता है, सेंट्रल में हो गया। अब पेरिफेरल वैस्कुलर डिजीज क्या हो सकता है। पेरिफेरल वैस्कुलर डिजीज में पहला है वेरिकोज वेन, बहुत प्रचलित है, बहुत लोग इसको जानते हैं। वेरिकोज वेन का मतलब क्या होता है, वेरिकोज वेन का मतलब होता है, वेरिकोज का मतलब होता है उभरा हुआ, और वेन का मतलब नसें, यानी कि उभरी हुई नसें। जो आपने देखा होगा जब कुछ ओल्डर एज में हम चले जाते हैं, अधिकतर जो पीपल होते हैं, ओल्डर एज के जो लोग होते हैं, उनकी हाथों की नसें और पैर की नसें आपने देखा होगा काफ़ी ज़्यादा मोटी मोटी सी हो जाती है, और नीले नीले कलर के नज़र आते हैं, देखा होगा। ये मोटी मोटी हो जाती, फूल से जाती, ऐसा लगता है कि कितनी मोटी हो गई इनकी नसें, कितनी ईजिली दिखाई दे रही है, ऐसा क्यों। और वो जो दिखता है उसी चीज़ को हम बोलते हैं वेरिकोज वेन। वो एक डिजीज होती है, उसे हम वेरिकोज वेन बोलते हैं। देखने में थोड़ा भद्दा सा लगता है। वेरिकोज वेन होता क्यों है, देखिए हार्ट से ब्लड की सप्लाई हुआ, पंप किया हार्ट ने, और हमारी मान लो वो हमारी पूरी पेरिफेरल रीजन में, सेंट्रल रीजन से पेरिफेरल रीजन मतलब हाथ पाँव में, लिम्ब में, अपर लिम्ब, लोअर लिम्ब में भेजा। अगर हम बात करें पैरों में, तो पैरों में गया, जब हम कहीं जाता है हमारा ये ब्लड की सप्लाई जब होती है, मान लो ये सेल है, तो ब्लड की सप्लाई जा रही है तो मांसपेशिया को जा रहा है ना। अब मांसपेशिया को जा रहा है तो मांसपेशिया के पास जब जाता है तो होता क्या है, मांसपेशिया के पास जब जाता है तो यहाँ पे एक तरीके का, क्या बताएं, वो लगा हुआ होता है, वाल्व टाइप का लगा होता है। और वो वाल्व कैसा होता है, यूनिडायरेक्शनल होता है। यानी कि ये वाल्व इस तरीके से होता है कि हमारी बॉडी के हर एक चीज़ में मांसपेशिया है। जब मांसपेशिया है तो मांसपेशिया जब कॉन्ट्रैक्ट करती है, तो जैसे ये मांसपेशिया कॉन्ट्रैक्ट की, सपोज करो ये मांसपेशिया है, जब ये कॉन्ट्रैक्ट करेगी, जैसे ये कॉन्ट्रैक्ट करेगी तो इसके अंदर का कोई भी चीज़ है वो निकल के बाहर भागेगा, और जैसे ही रिलैक्स करेगा तो फिर नॉर्मल आ जाएगा। तो यहाँ पे एक वॉल्व लगा हुआ होता है, और वो वॉल्व इस रूप में रहता है कि जब ये कॉन्ट्रैक्ट करे तो इसके अंदर का सारा ब्लड बाहर चला जाए, और जब ये रिलैक्स हो तो ये बंद हो जाए, यानी बैक फ्लो ना हो, इस तरीके से होता है।
जब यही वॉल्व में अगर कोई परेशानी आ जाती, कोई दिक्कत आ जाता, वॉल्व के मसल डैमेज कर जाते हैं या वॉल्व काम नहीं कर पाता, लूज हो जाता है, इसकी इलास्टिसिटी कमज़ोर हो जाती है, तब वो कॉन्ट्रैक्ट करने पे तो खुल जाती है, उसके अंदर से जो भी मसल के अंदर जो ब्लड है वो आ जाता है वेसल्स के अंदर, यहाँ पे वेसल जुड़ा हुआ है, इसके अंदर आ गया। लेकिन जैसे ये रिलैक्स हुआ, अगर ये डिफेक्ट हो गया है तो बैक फ्लो नहीं आ जाएगा ब्लड इसमें, इसके अंदर बैक के फिर से इसमें आ जाता है। तो इससे क्या हुआ, ब्लड का यहाँ पे रिलैक्स स्टेज में भी और कॉन्ट्रैक्ट स्टेज में भी, दोनों स्टेज में ब्लड यहाँ पे बना हुआ है। यानी कि नॉर्मल फिजियोलॉजी में तो यही होता है कि मान लो अगर यहाँ पे मसल है, इसमें ब्लड गया तो क्या होगा, ये रिलैक्स में है तो ब्लड इसमें भरा हुआ है, जब ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो इसके अंदर से ब्लड निकल के बाहर आएगा, तो अब इसके अंदर ब्लड नहीं है। लेकिन जब ये अपना वॉल ख़राब हो गया तो ये तो ब्लड तो पूरा रिस रिस के इसके अंदर चला गया, तो इसके अंदर कुछ बना हुआ है ना। दैट मीन्स हम जब ओल्ड एज में चले जाते हैं या जिनके ये वॉल्व ख़राब हो जाते हैं, इसकी इलास्टिसिटी लूज हो जाती है, तो कॉन्ट्रैक्ट करने पे या रिलैक्स होने पे दोनों स्टेज में इसके अंदर ब्लड के उस मांसपेशिया में, मांस में, उस मसल में ब्लड की सप्लाई रहती ही रहती है, ब्लड रहता ही है। तो इसी कारण से उसके अंदर हमेशा ब्लड की मात्रा भरी रहती है और उसके आसपास जितनी भी जुड़ी हुई नसें हैं उसमें ब्लड भी रहता है। तो इसीलिए जब ब्लड ज़्यादा समय तक रहेगा और ज़्यादा रहेगा तो नस पे दबाव नहीं पड़ेगा, जब नस पे दबाव पड़ेगा तो ये नस फूल नहीं जाएगा, क्योंकि तो इलास्टिक है, ज़्यादा प्रेशर पड़ेगा तो फूल जाएंगे ना, ज़्यादा मात्रा में ब्लड रहेगा तो ये फूल जाता है। और फाइनली जब यही फूल जाता है तो सुपरफिशियली हमें क्या दिखता है, फूला हुआ, और ब्लड के अंदर वो एक कलर नज़र आता है ब्लू कलर का। ब्लू कलर का ही क्यों नज़र आता है, वो ब्लू कलर का इसलिए नज़र आता है क्योंकि उसके अंदर से कौन सा ब्लड जमा हुआ है, ऑक्सीजन वाला डीऑक्सीजनेटेड वाला, डीऑक्सीजनेटेड वाला। तो डीऑक्सीजनेटेड वाला जो ब्लड होता है उसका जो कलर होता है उसमें मेनली कार्बन डाइऑक्साइड के कारण ब्लू कलर वो शो करता है, इसीलिए नसों की जो रंग देखोगे नीला पड़ जाता है, देखे हो ना, नीला इसीलिए पड़ जाता है। या निमोनिया में आपने देखा होगा कि जो लिप्स होते हैं, नाखून होते हैं, नेल्स होते हैं, ये नीले पड़ जाते हैं, क्यों, बिकॉज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड के कारण, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड वहाँ से निकल ही नहीं रहा है। किसी का शरीर नीला पड़ रहा है, स्किन म्यूकस मेम्ब्रेन नीला हो रहा है, दैट मीन्स वहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड जम रहा है, इसीलिए। तो यहाँ पे जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड ना होके डीऑक्सीजनेटेड ब्लड यहाँ पे ज़्यादा रहता है, गंदी चीज़ ज़्यादा रहती है, इसीलिए वो नीला पड़ जाता है। जब ये लंबा समय तक रहेगा तो क्या होगा, लंबा समय तक, क्योंकि वहाँ से तो निकल नहीं पा रहा है, ऐसा थोड़ी है कि कोई यहाँ पे चूसने वाला या कोई शक करने वाला कोई मशीन लगा हुआ है और उस गंदगी चीज़ को खींच के बाहर निकाल दे, ऐसा नहीं होता है ना। तो इसीलिए लंबे समय तक अगर बना हुआ है तब फिर ये वेरिकोज वेन यही कन्वर्ट करके वहाँ पे घाव का रूप, क्योंकि वहाँ पे तो सारा गंदगी चीज़ है ना, घाव का रूप या कोई और चीज़ में कन्वर्ट हो सकता है, हालांकि इसका कोई वो नहीं है। तो इसका बेस्ट ट्रीटमेंट ये होता है लीच थेरेपी। लीच थेरेपी से जो लीच होती है, जितनी गंदगी चीज़ होती है वो शक्कर लेती है, क्योंकि शक्कर के रूप में लीच का इस्तेमाल कर सकते हो। लीच यानी कि लीच का मतलब क्या होता है, लीच का मतलब जो अरे वो बोलते हैं ना, लीच का मतलब गांव देहात में पानी में होता है ना, गांव देहात में पानी में तालाब में जिसको होता है जोंक जिसको बोलते हो, यानी लीच थेरेपी का मतलब जोंक, चौक से वहाँ पे लगा के और जो भी ब्लड वेसल्स हो रहा है यहाँ पे पट्टी बांध दो, पहले टाइट कर दो, और अगर इसको साफ़ करनी है तो और बहुत सारी यहाँ पे लीच लगा दो, वो जितनी गंदी खून होगी उसको क्लीन कर देगा और आने वाला उस आसपास का जितना भी टिश्यू सेल है वो सब क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। तो उसके अलावा कोई और तरीका नहीं है, और नहीं तो दूसरा तरीका है ऑपरेशन कराओ, ठीक है, उसको साफ करने का। तो ये है वेरिकोज वेन। दूसरा है वेनस थ्रोम्बोसिस। वेनस थ्रोम्बोसिस वही मैंने समझा है कि किसी वेन के अंदर वो थ्रोम्बोसिस हो जाए। थ्रोम्बोसिस का मतलब होता है कि ब्लड का कोआगुलेट होने के कारण, ब्लड यहाँ पंक्चर हुआ और यहाँ पे ब्लड कोआगुलेट होने लग जाए, प्लेटलेट आपस में इकट्ठा करने लग जाए, तो उसके कारण जो एम्बोलिज्म पैदा होगा उसको हम क्या बोलेंगे, वेनस थ्रोम्बोसिस एम्बोलिज्म, और उस बीमारी को वेनस थ्रोम्बोसिस एम्बोलिज्म बोलते हैं। और ये पीई का एक एग्जाम्पल है। पी का मतलब पल्मोनरी एम्बोलिज्म, जैसे कि कुछ लोग कहते हैं कि मेरा सांस फूलता है, मेरा सांस लेने में दिक्कत रहता है, यहाँ की नसें तनती है, यहाँ की नसें तनती है, या फिर मेरे पैरों में दर्द रहता है, ये क्या कहते हैं, ये अगर आप देखोगे तो अधिकतर लोग इसका मतलब सिंपल बोलते हैं, यार छाती में कोई दिक्कत हो रहा है,
ये तो सीधा होगा हार्ट की दिक्कत होगी। कोई ज़रूरी है हार्ट की दिक्कत है? लंग्स भी तो है यहाँ पे। हो सकता है लंग्स के जितने वेसल्स हैं उसके अंदर कोई एम्बोलाइज फंसा हुआ हो, यानी पल्मोनरी एम्बोलिज्म हो रखा हो, तो भी तो आपको सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है। वो हार्ट का भी एक रीज़न हो सकता है और एक लंग्स का भी रीज़न हो सकता है, तो वो एक पल्मोनरी एम्बोलिज्म हो सकता है। लेकिन आमतौर पे लोग दिमाग लगा देते हैं कि उसमें यार ये तो टीबी वगैरह हो सकता है, कोई और ही चीज़ हो सकता है। पल्मोनरी एम्बोलिज्म की तरफ जाते ही कम है, लेकिन ये मेजर कॉज होता है पल्मोनरी एम्बोलिज्म में, ठीक है ना। तो ये एक कारण हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट है लिम्फ इडीमा। हमारे ब्लड में जितने लिम्फ है, लिम्फ वेस्कुलर है, अभी मैंने बताया था शुरुआत में ही, अगर उसके लिम्फ में कहीं सूजन आ जाए लिम्फ वेसल्स में तो लिम्फ इडीमा, इडीमा मीन्स सूजन, लिम्फ मीन्स लिम्फ के अंदर, ठीक है ना। पेरिफेरल वेनस डिजीज, पेरिफेरल वेनस डिजीज जितने भी हमारे वेन्स है पेरिफेरी में, पेरिफेरी का मतलब है जो मेन एक्सियल पार्ट को छोड़ के, यानी सेंट्रल पार्ट को छोड़ के हाथ पाँव में, वहाँ के जितने वेन है उसमें अगर कोई दिक्कतें आती है वो पेरिफेरल वेनस डिजीज में आता है। तो इस तरह से वेस्कुलर डिजीज हमारा यही था कि इसके अंदर वेस्कुलर डिजीज क्या है, इसका नॉर्मल फिजियो और पैथोलॉजी फेनोमेनन क्या है, इसके कॉज क्या है, क्यों होता है और उसके कुछ एग्जाम्पल क्या है, ठीक है। अगली क्लास में एक दूसरा टॉपिक पढ़ेंगे, ठीक, ओके।